नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। अमित शाह आज अहमदाबाद में सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए के सिक्के का करेंगे विमोचन। गांधीनगर में हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का करेंगे शिलान्यास। त्रिपुरा में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अहम बैठक। जेपी नड्डा और बीएल संतोष पार्टी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में लेंगे भाग। भारत ने ब्रिटेन में खोला अपना चौथा वाणिज्य दूतावास। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मैनचेस्टर में किया उद्घाटन। कहा, आपसी संपर्क, सांस्कृतिक, व्यापारिक और क्रिकेट संबंधों को मिलेगी मजबूती। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते का दूसरे चरण का अब तक नहीं हुआ शुरू। इजरायल ने हमास पर बंधकों को मारने का लगाया आरोप। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में होगी खिताबी भिड़ंत। टीम इंडिया की नजर तीसरी बार खिताब अपने नाम करने पर। और आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च को मॉरिशस की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। समारोह में भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भाग लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी बार 2015 में मॉरिशस का दौरा किया था। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे। Being invited also as the chief guest for the National Day celebrations of Mauritius, which will take place on the 12th of March 2025. On the occasion of the National Day, a contingent of the Indian Defence Forces will participate in the celebrations. There will be a ship from the Indian Navy that will be present in Mauritius for the occasion, and in addition, the Indian Air Force's Akash Ganga skydiving team will also participate in the ceremonies. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ कई अन्य बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दौरान भारत की मदद से तैयार परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। Prime Minister Modi and Prime Minister Ram Ghulam will together inaugurate a few projects that have been implemented with Indian assistance, and will also witness the signing of several MOUs on cooperation in the field of capacity building, bilateral trade, tackling of cross-border financial crimes, and promoting small and medium enterprises. There will also be an interaction with members of the Indian community, Friends of India, and socio-cultural organizations in Mauritius during the visit. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज अहमदाबाद में आचार्य भगवंत श्री बुद्धि सागर सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए के सिक्के का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट द्वारा पुनर्मुद्रित पुस्तकों का विमोचन करेंगे। गुजरात दौरे के दौरान गृह मंत्री अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के स्वर्णिम शताब्दी समापन महोत्सव में भी भाग लेंगे। वहीं गांधीनगर में गुजरात बार काउंसिल द्वारा आयोजित नव निबंधित अधिवक्ताओं के शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद रहेंगे। गांधीनगर में अमित शाह हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही नागरिक केंद्रित सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी हेतु गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर के मध्य समझौता ज्ञापन भी होगा। गांधीनगर में अमित शाह शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में भी भाग लेंगे।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने मैनचेस्टर में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में विदेश मंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर और इंडो पैसिफिक के प्रभारी विदेशी कार्यालय मंत्री कैथरीन वेस्ट भी शामिल हुईं। इसके बाद उन्होंने भारतीय समुदाय और व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों से बातचीत भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत यूके के बीच घनिष्ठ साझेदारी और मुक्त व्यापार समझौते पर जोर दिया। I would also urge you to think of this consulate as really preparing for that era. That we are clearly anticipating a very big pickup in the relationship in the times to come. My experience is anytime I come up with a statistic, somebody corrects me with a larger number. So I came in here with a number for the size of the community, but after hearing you, I decided to keep it to myself. Because apparently the community has grown since we last assessed it. I'm very confident that the establishment of this consulate will give a fillip to the relationship. In fact, the first time we met, the Deputy PM raised two issues, which was one the consulate, the other was the flight. मुंबई के मरोल इलाके में गैस पाइपलाइन में लीकेज के कारण आग लगने से एक कार, रिक्शा और बाइक जलकर राख हो गई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। मामले में जानकारी देते हुए डीएफओ ने बताया कि हमें रात करीब 12:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। ये घटना उस स्थान पर हुई जहां बीएमसी का काम चल रहा था। यहाँ पे जेसीबी द्वारा रोड का खोदकाम का काम चालू था। उस दरम्यान जो पाइपलाइन पीएनजी गैस की पाइपलाइन जा रही थी जमीन के नीचे से, उसमें कुछ रप्चर होने के कारण उसमें आग लगी थी और उसमें एक कार, एक रिक्शा और एक बाइक, इनको बहुत जास्ती नुकसान हो गया है और एक अंदर 3 आदमी जख्मी है। ऐसे यहाँ पे हमको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली है, उसका हम तपास कर रहे हैं। वहीं त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी पार्टी ने अगरतला में विशाल सभा का आयोजन किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष समेत पार्टी के कई अन्य राष्ट्रीय नेता इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक सभा में भाग लेंगे। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा अन्य नेताओं के साथ सभा को संबोधित भी करेंगे। इस सभा का आयोजन स्वामी विवेकानंद मैदान में किया गया है। वहीं संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू और 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी। बजट सत्र के दूसरे चरण में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और मतदान होगा। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक 2024, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 तथा रेलवे संशोधन विधेयक सहित कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा। बजट सत्र का पहला सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था। अर्मेनियाई विदेश मंत्री अरारत मिर्जियोन आज से भारत की यात्रा पर रहेंगे। अर्मेनियाई विदेश मंत्री 11 मार्च तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो कल 10 मार्च को नई दिल्ली के सप्रो हाउस में भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA में व्याख्यान देंगे। बाद में वो हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले अरारत मिर्जियान ने रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए 24 से 27 अप्रैल 2022 तक भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। भारत और आर्मेनिया दोनों देशों के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों में निहित मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं। 2022 में भारत और आर्मेनिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी।
वहीं दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शनिवार को शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार देश में सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। संगोष्ठी में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ तो भाग ले ही रहे हैं, साथ ही अन्य देशों से 18 प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। दिल्ली में शनिवार से तीसरा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन कार्यक्रम शुरू हो गया। 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मुख्य थीम किफायती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा है। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सभी तक पहुंचे, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 101 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जबकि एम्स की संख्या 22 हो गई है। Primary health care is being cared by a network of more than 175,000 Ayushman Arogya Mandirs under the National Health Mission. These Ayushman Arogya Mandirs provide comprehensive health care in the form of 12 packages of services, including free screening of non-communicable diseases like diabetes, hypertension, and 3 types of screening like cancer of oral cancer, breast cancer, and cervix cancer. जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार स्वास्थ्य सेवाओं के बजट को तकरीबन 100% बढ़ाया गया है, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि कई तरह की योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में अहम भूमिका अदा करेंगी। With the launch of the flagship initiative, our country is taking significant leap toward in supporting our innovators. This platform is designed to provide crucial support to our scientists, researchers, and institutions, ensuring that their groundbreaking work is protected through patent and made available to public through seamless technology transfer. इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ अलग योजनाएं भी हैं। उन्होंने ई संजीवनी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। We have been working to ensure universal health coverage across the country. And one of the most pivotal steps in this direction has been deciding on the right interventions and integration of digital health technologies. गौरतलब है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 18 देशों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से सुगम और किफायती हों, इस पर चर्चा होगी। साथ ही पुराने अनुभवों को लेकर भविष्य में किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं विकसित की जा सकती हैं, इस पर भी मंथन होगा। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। 3 फरवरी बेबी गर्ल, 4 फरवरी एक बेबी बॉय, 5 फरवरी 2 बेबी गर्ल। बधाई हो, ये लिस्ट तो दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। काजल, रीमा, सीमा, देवी। इस लिस्ट में भी लड़कियों के नाम बढ़ते जा रहे हैं। यस सर। मृति। यस सर। शालिनी। यस सर। सब आगे आ जाए। लिस्ट तो ये भी लंबी होती जा रही है। ये लंबी लिस्ट हमसे विकसित भारत बनने का अंतर छोटा कर रही है। 21वीं सदी की नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। विकास में बेटियों की भागीदारी की बधाई। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। गुड गर्ल। आगे सैलरी। नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब बात करते हैं दिल्ली की महिलाओं को महिला दिवस पर मिले तोहफे की। जी हां, दिल्ली की महिलाओं को जिसका बेसब्री से इंतजार था उसकी घोषणा शनिवार को हो गई। दिल्ली की महिलाओं को रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली की कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। योजना के जरिए पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए मिलेंगे। दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा, महिला समृद्धि योजना को मंजूरी। पात्र महिलाओं को हर माह मिलेंगे 2500 रुपए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बनी समिति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की महिलाओं को रेखा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली की कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। दिल्ली में पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए मिलेंगे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इसका वादा किया था। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी जनता से किए गए हर वायदे को पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम महिला समृद्धि योजना लाएंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और जी की नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है। दिल्ली में रेखा सरकार के इस ऐलान से बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं काफी उत्साहित नजर आईं। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज तक आम आदमी पार्टी कहती रही कि हम महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, बट वो कभी कुछ नहीं कर पाई। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उन्होंने जैसे ही पार्टी जीती, देखो यमुना की सफाई शुरू कर दी। दिल्ली में रेखा सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए पंजीकरण किए जाने का ऐलान किया है। इसके मानक और लाभार्थी तय करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में समिति बनाई गई है। जाहिर है बीजेपी दिल्ली सरकार गठन के बाद अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला समृद्धि योजना इसी दिशा में उठाया गया रेखा सरकार का एक बड़ा कदम है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चीन में स्थित भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में काउंसल जनरल प्रतीक माथुर भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान एक सिंपोजियम का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं की शक्ति और नेतृत्व क्षमता पर चर्चा की गई। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन ने गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए अरब देशों द्वारा प्रस्तावित योजना का समर्थन किया है। इस योजना का उद्देश्य फिलिस्तीनियों को विस्थापित किए बिना क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना है। चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान में कहा कि ये योजना गाजा के पुनर्निर्माण के लिए एक व्यवहारिक मार्ग दिखाती है और यदि इसे लागू किया जाता है तो गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों के जीवन में सुधार होगा। इस चरणबद्ध योजना में मलबे को हटाने और बारूदी सुरंगों को हटाना शामिल है। उन्होंने हमास को हटाने के आह्वान का भी समर्थन किया है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते का पहला चरण कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है, लेकिन दूसरे चरण का समझौता अब तक शुरू नहीं हो पाया है। गाजा से बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायल के नागरिकों ने कहा कि अगर संघर्ष विराम समझौते का दूसरा चरण शुरू नहीं हुआ तो संघर्ष फिर से शुरू हो जाएगा। वहीं इजरायल ने हमास पर उन बंधकों को मारने का आरोप लगाया है जिनके बारे में हमास ने कहा था कि वे गाजा पर इजरायली सैन्य हमलों में मारे गए थे।
बात खेल की खबरों की करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के लिए दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार है। रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक खिताबी जंग होगी। भारत अजय रहते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है। वहीं न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट में भारत से ही एकमात्र हार मिली है। फाइनल में दोनों ही टीम के बीच कड़ा मुकाबला देखने की उम्मीद है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में रविवार को जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर 2013 के बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करने पर लगी होगी। पिछले कुछ सालों में आईसीसी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम इंडिया अब तक प्रतियोगिता में अजेय है। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने विपक्षी टीम को मैदान पर पटखनी देने में सफलता हासिल की है। भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ेंगे। दोनों ही टीमें दुबई में खिताबी मुकाबला खेलेंगी। इससे पहले सन 2000 में नैरोबी के मैदान पर हुआ फाइनल न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर में 4 विकेट से जीता था। भारत के पास 1 साल के भीतर दूसरी आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम करने का मौका है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड टीम से 25 साल पुराना बदला लेने के इरादे से टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार चौथा फाइनल खेलेगी। रोहित T20 वर्ल्ड कप के रूप में एक ही खिताब जिता सके। उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हार मिली। टीम इंडिया लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है। भारतीय टीम ने 2013 में खिताब जीता, लेकिन 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ हार मिली। बात अगर रोहित शर्मा की कप्तानी की करें तो आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित ने अब तक 30 मैच में कप्तानी की है, जिसमें 26 में टीम इंडिया को जीत मिली, जबकि 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में 2 अहम मौकों पर भारतीय टीम के लिए अहम पारियां खेली हैं और वो काफी अच्छी लय में नजर भी आ रहे हैं। कोहली ने पिछले 5 पारियों में 1 शतक और 2 अर्धशतक जमाकर पुराने दिनों की यादें ताजा कराई हैं। कोहली और रोहित के अलावा उपकप्तान शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या से भी योगदान की उम्मीदें होंगी। गिल और श्रेयस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में राहुल और हार्दिक पांड्या ने जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं बात अगर गेंदबाजी की करें तो मोहम्मद शमी नॉकआउट स्टेज में दोनों टीमों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। शमी ने 5 मैच में 13 विकेट चटकाए हैं। वहीं जडेजा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव का प्रदर्शन अब तक बेहतरीन रहा है। न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी उम्मीद केन विलियमसन और रचिन रविंद्र होंगे, जो स्पिन को खेलने में खासी महारत रखते हैं। न्यूजीलैंड के पास भी कप्तान मिचेल सेंटनेर, माइकल ब्रेसवेल, रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स के रूप में धुरंधर स्पिनरों की चौकड़ी है, जो उनके लिए यही काम कर सकती है। केन विलियमसन भारतीय स्पिनर्स के लिए खासी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। विलियमसन और रचिन रविंद्र ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतकीय पारियां भी खेली थीं। गेंदबाजी में मैट हेनरी भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, हालांकि चोट के कारण उनके खेलने पर संशय बना हुआ है। बहरहाल भारत और न्यूजीलैंड दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में भिड़ेंगे और रविवार की रात फैसला हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का नया बादशाह कौन होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और बहुप्रतीक्षित खेलो इंडिया विंटर गेम्स आज से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू होने जा रहे हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के इस 5वें संस्करण में देश भर के शीर्ष एथलीट हिस्सा लेंगे। खेलों की तैयारियां सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं और भारत के सभी कोनों से एथलीट गुलमर्ग पहुंचने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा केंद्रीय खेल राज्य मंत्री की उपस्थिति में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन करेंगे। पुरुषों और महिलाओं सहित कुल 800 एथलीट स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस हॉकी और अन्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। विंटर गेम्स खेल पहले 22 से 25 फरवरी के लिए निर्धारित थे, लेकिन अपर्याप्त बर्फबारी के कारण इन्हें स्थगित करना पड़ा था। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।